आप देख रहे हैं इस वक्त वर्ल्ड न्यूज। तेल पैदा करने वाले ममालिक की तंजीम ओपेक से खलीजी रियासत कतर का 60 साला सफर खत्म हो गया है। वाज़ेह है कि गुज़िश्ता दिसंबर में कतर के वजीर तवानाई साद बिल अल काबी ने तंजीम से अलहदगी का ऐलान करते ही पहले ही कर दिया था और कतर से के अलग होने से अब इस तंजीम में 15 मुल्क ही रह गए हैं और इस तंजीम की 1960 में इराक, ईरान, कुवैत, सऊदी अरब और वेनेजुएला ने मिलकर के बुनियाद डाली थी और इन 5 ममालिक के बाद जिस छठे मुल्क ने इसकी रुकनियत हासिल की थी वो कतर ही था। ये पहला मौका है जब मशरिक़ वस्ता के किसी मुल्क ने ओपेक से अलहदगी अख्तियार की है। कतर एक दिन में तकरीबन 6 लाख बैरल खाम तेल की पैदावार है। यही वजह है कि कतर की अलहदगी से खाम तेल की कीमतों में इजाफे का इम्कान ना के बराबर है। ओपेक से अलहदगी का ऐलान करते हुए कतरी वजीर तवानाई ने भी इसी ख्याल का इजहार किया था। कतर अब अपनी सारी तवानाई और वसाइल LNG की पैदावार पर लगाना चाहता है और कतर इस वक्त सालाना 77 मिलियन टन LNG पैदा करता है। 2024 तक वो इसे बढ़ा करके 110 मिलियन टन तक ले जाना चाहता है। उधर मुत्तहिदा अरब अमीरात के वजीर खारजा अनवर करकाश ने कहा है कि 2019 में भी कतर का बायकॉट जारी रहेगा। उन्होंने कहा कि जब तक दोहा अपनी मौजूदा पॉलिसी को तर्क करके सऊदी अरब, मिस्र, UAE समेत दिगर मुल्कों की हिदायत पर अमल नहीं करता तब तक के ये पाबंदियां जारी रहेंगी। वहीं उन्होंने यमन के हवाले से कहा कि नए साल में अरब इत्तेहाद की अहम पेशरफ्त होगी और हौसी ग्रुप सियासी तौर पर तोड़फोड़ का शिकार हो जाएगा। उन्होंने कहा कि नए साल में अरब इत्तेहाद फौज का रोल 2018 की बनिस्बत ज्यादा अहम और फैसला कुन होगा। तो मुत्तहिदा अरब अमीरात के वजीर खारजा अनवर करकाश ने कहा है कि 2019 में भी कतर का बायकॉट जारी रहेगा। उन्होंने कहा कि जब तक दोहा अपनी मौजूदा पॉलिसी को तर्क करके सऊदी अरब, मिस्र और UAE समेत दिगर मुल्कों की हिदायत पर अमल नहीं करता तब तक ये पाबंदियां जारी रहेंगी। उन्होंने ये भी कहा कि नए साल में अरब इत्तेहाद फौज का रोल 2018 की बनिस्बत ज्यादा अहम और फैसला कुन होने वाला है। तो यमन और कतर को लेकर के सऊदी ने अपना मौक़िफ़ साफ कर दिया है। और इस वक्त हमारे साथ डॉक्टर मोहम्मद सौराब साहब फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। कतर के हवाले से अगर हम दोनों खबरों की हम बात करें तो ओपेक से कतर का अलग होना कैसे देखते हैं? हालांकि इससे बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन कैसे देखा जाए डॉक्टर मोहम्मद सौराब साहब? देखिए, कीमत यानी प्राइस के एतबार से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन अगर सियासी एतबार से देखा जाए तो ये कतर का निकलना उस पॉलिसी का दूसरा स्टेप है जिसमें वो अपने आप को उस रीजन में एक मुकम्मल आज़ाद क़यादत या हुकूमत या सूबा स्टेट के तौर पर कतर देखना चाहता है। वो उस खिते में के किसी भी अलायंस का हिस्सा नहीं रहना चाहता है। वो बिल्कुल वाहिद अलहदगी और अपने इंडिविजुअल स्टेट के बुनियाद पर दुनिया से रिलेशनशिप को वो बना रहा है। इसमें दूसरी बात यह है कि कतर जो है दिन पर दिन कतर की जो डिपेंडेंसी है, कतर को हमको जानना चाहिए कि दुनिया का दूसरा या तीसरा गैस प्रोड्यूसिंग कंट्री है जी। तो ओपेक में वो रहने के साथ उसको वो आज़ादी नहीं मिल पा रही थी जो वो गैस को इस्तेमाल करके आज़ादी हासिल करना चाहता है। आज़ादी से मेरा मुराद यह है कि इंडिपेंडेंट पॉलिसी। तो वो खुफिया तौर पर कई साल से रूस और ईरान से बात चल रही है कि ये तीनों कंट्रीज मिलकर एक ओपेक के ही तरह गैस का एक कार्टेल बनाए। ठीक है, गैस सप्लाई LNG जो कहा जाता है, उस सप्लाई के कंट्रीज का एक ग्रुप बनाया जाए। हालांकि उस पर कोई पेशरफ नहीं हो पाया है, लेकिन अंदर से ये डिप्लोमेसी चल रही है। ठीक है, ये भी इसका एक हिस्सा हो सकता है। लेकिन ये सवाल भी है कि इससे कभी भी कई मुल्क ओपेक की मेंबरशिप छोड़ चुके हैं, तो जैसे इक्वाडोर हो गया, इंडोनेशिया इसकी मिसाल है, वो सब बाद में वापस आ गए। तो क्या लगता है कतर ऐसा कर सकता है? देखिए, कतर ऐसा कर सकता है, बखूबी कर सकता है, इसलिए कि कतर का ये दूसरा जो स्टेप है उसका दूसरा पहलू एक थ्रेट का भी है। वो एक उस GCC के कंट्रीज को एक तरह से थ्रेट भी दे रहा है ताकि उनको कतर अपनी टर्म्स एंड कंडीशन पर एग्री कर सके। जो उनका टर्म्स एंड कंडीशन है उसको 100% एक्सेप्ट ना करे, तो ये डिप्लोमेसी का हिस्सा होता है। तो ये कहना कि मुस्तकबिल में वो आ सकता है, इसकी भरपूर आई मीन द पॉसिबिलिटीज है, इसमें कोई शक व शुबा नहीं है।
लेकिन इसका बहुत ज्यादा असर पड़ेगा उस खित्ते के पॉलिटिक्स पे, डिप्लोमेसी पे। जी वही मैं आपसे पूछना चाह रहा था कि सियासी तौर पर इस फैसले का क्या असर होगा, क्योंकि ऐसी भी खबर है कि इराक भी ओपेक को छोड़ सकता है, तो कैसे देखें? छोड़ सकता है। ये अमेरिका की मगरबी दुनिया की पॉलिसी है ओपेक को डिस्ट्रॉय करना। ये कोई नई पॉलिसी नहीं है, ओपेक पॉलिसी है ताकि, और दूसरी बात यह है कि ओपेक के अंदर जो एक यूनाइटेड मीटिंग होती है और वो ऑयल का प्रोडक्शन और उसके ग्लोबल लेवल पर जो कंट्रोलिंग का पर जो इन्फ्लुएंस करते हैं, असरअंदाज हो सकते हैं, उसको खत्म करना है। और ये उसी वक्त खत्म होगा जब ओपेक ही खुद इंतजार का शिकार हो जाए और डिसइंटीग्रेट कर जाए। और हर कंट्री जो छोड़ा है या फिर से वापस आया है वो दोनों तरीके के हालात को फेस किया है, यानी दाखिली सतह पर भी हालात को फेस किया है और बैनुल-अक़वामी सतह पर भी हालात को फेस किया है। तो इस वक्त पूरे ओपेक कंट्रीज के जो ममालिक है एक तरह के डायलेमा में है, एक तरह के कसमकस में है कि किस तरह से इसको प्रिजर्व करके रखा जाए और इसके जो इफेक्टिव रोल है उसको बहाल करके रखा जाए। उसमें उनको बहुत ज्यादा कामयाबी नहीं मिल रही है। आप देखे होंगे कि ओपेक की मीटिंग होती है, प्राइस कंट्रोल की बात होती है, प्रोडक्शन की कंट्रोल की बात होती है और इमीडिएटली प्राइस फ्लक्चुएट करता है, जो उनके कंट्रोल की बात नहीं है। बेसिकली ओपेक कंट्रीज या ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्री जो है ये डिफरेंट जो कार्टेल्स हैं, ऑयल कार्टेल्स हैं, उनके टेक ओवर कर चुका है। अब स्टेट सोवरेनिटी उस पर बहुत ज्यादा अंदाज नहीं है जी, कि इज्तिमाई तौर पर देखा जाए या इंडिविजुअल के एतबार से देखा जाए, इंफरादी तौर पर देखा जाए तो स्टेट की सोवरेनिटी ऑयल के प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, सप्लाई और उसी से रिलेटेड ग्लोबल प्राइस को डिटरमिन करने में बहुत ज्यादा पहले की तरह इन्फ्लुएंस नहीं है जितना इन्फ्लुएंस इसका 70 और 80 में हुआ करता था। ये दो डिफरेंट ऑयल कार्टेल्स जो है, बड़े बड़े कंपनियां उन लोगों ने टेक ओवर कर लिया है। बहुत शुक्रिया डॉक्टर मोहम्मद सोहराब साहब, आलमी उमूर के माहिर इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर थे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया, थैंक यू। इधर अमेरिकी वजीर खारजा माइक पोम्पियो ने इजराइल को यूएसए का सबसे मजबूत हलीफ करार दिया है। ब्राजील की राजधानी रियो डी जेनेरियो में इजरायली वजीर आजम बेंजामिन नेतन्याहू से मुलाकात के बाद सहाफियों से बात करते हुए उन्होंने कहा कि दोनों मुल्कों के ताल्लुकात बाहरी और खासतौर से खारजी असरात से मुतासिर नहीं होंगे। मुलाकात के दौरान दोनों लीडरों के माबैन शाम की मौजूदा सूरत हाल पर चर्चा हुई। शाम से अमेरिकी फौज के इनखला के हवाले से पोम्पियो ने कहा कि खत्ते में ईरान के खतरात से मुकाबला करने के लिए अमेरिकी इसराइल की मदद जारी रखेंगे। वहीं नेतन्याहू ने कहा कि ईरान के असरात को कम करने के लिए दोनों मुल्क जमीनी और खुफिया कार्रवाई में एक दूसरे की मदद करते रहेंगे। I'm delighted to see Secretary of State Pompeo, our good friend Mike, the second time I think in about a month. We have a lot to discuss. We're going to be discussing the intense cooperation between Israel and the United States, which will also deal with the questions following the decision, the American decision on Syria, and how to intensify even further our intelligence and operations cooperation in Syria and elsewhere, to block Iranian aggression in the Middle East, to roll it back. That's a common aim. The decision the President made on Syria in no way changes anything that this administration is working on alongside Israel. The counter-ISIS campaign continues, our efforts to counter Iranian aggression continue, and our commitment to Middle East stability and the protection of Israel continues in the same way it did before that decision was made. Prime Minister, good to see you. इजराइल में आम इंतखाबात से कबल ही अपोजिशन जमातें बिखरने लगी हैं। मुल्क में बाएं महाज की सियासत करने वाली ज़ायनिस्ट यूनियन से हतनूवा पार्टी ने अलहदगियां अख्तियार कर ली है। इस पार्टी की क़यादत साबिक वज़ीर ख़ारजा ज़िपी लिवनी करती हैं और साबिका पार्लियामेंट में ज़ायनिस्ट यूनियन हिज़्ब इख्तिलाफ की सबसे बड़ी जमात थी और इस इत्तेहाद में लेबर पार्टी और हतनूवा पार्टी शामिल थी। नए साल के पहले ही दिन इत्तेहाद में दरार पड़ गई और यूनियन की मीटिंग में पार्टी सदर एवी गाबी ने लिवनी को इत्तेहाद से अलग करने का ऐलान किया। वाज़ेह है कि हालिया पोलिंग सर्वे में अपोजिशन की पोजीशन बेहद खराब बताई गई है।
और इधर सूडान के सदर उमर अल बशीर ने महंगाई और जरूरी अशिया की किल्लत के सबब हो रही मुजाहरों की तहकीकात के लिए एक कमीशन के क़याम का ऐलान कर दिया है। उन्होंने पुलिस इंतजामिया को मुजाहरीन के खिलाफ ताकत का इस्तेमाल न करने की हिदायत भी दी है। मुल्क को खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि दाखिली और खारजी वजूहात के सबब मुल्क को मुश्किल हालात से दो चार होना पड़ रहा है। उन्होंने अवाम को यकीन दिलाया कि हुकूमत जल्द ही हालात पर काबू पा लेगी। उधर अपोजिशन जमातों ने सदर पर दबाव बनाया है और हिज़्ब इख्तिलाफ की जमातों ने सदर उमर अल बशीर को खत लिखा है, जिसमें कि पार्लियामेंट को तहलील करने के बाद तमाम सियासी जमातों पर मुश्तमिल एक अबूरी हुकूमत कायम करने का मुतालबा किया गया है। इस खत पर 22 जमातों के दस्तखत भी हैं। मुल्क इस वक्त इक्तसादी बहरान से दो चार है। इसकी वजह से समाज का बड़ा तबका मुतासिर है। आपको इसके दाखिली और खारजी असबाब का इल्म है ही। हमें यकीन है कि इस मुश्किल और आर्जी हालात पर जल्द काबू पा लेंगे। इधर सऊदी अरब में नौमंतखब वज़रा, गवर्नर और मजलिस शूरा के अरकान शाह सलमान की मौजूदगी में अपने अपने ओहदों का हलफ उठा रहे थे। शाही महल में मुनक्किद हलफ बर्दारी की तकरीब में वली अहद मोहम्मद बिन सलमान भी मौजूद थे। जिन लोगों ने हलफ उठाया उनमें वजीर ममलिकत शहजादा तुर्की बिन मोहम्मद, नेशनल गार्ड के वजीर, वजीर तालीम, वजीर इत्तलात और मुख्तलिफ सूबों के गवर्नर ने हलफ लिया। इस मौके पर शाह सलमान ने ओहदेदारों को नेक नियति से फराइज़ मनसबी को अदा करने की हिदायत दी। उधर रिंग ऑफ फायर में पड़ने वाले दूसरे मुल्क फिलीपीन में भी सैलाब और लैंडस्लाइड ने खासी तबाही मचा रखी है। सरकारी जराये के मुताबिक वस्ती फिलीपीन में आए सैलाब और लैंडस्लाइड से अब तक 85 लोगों की मौत वाक़ई हो चुकी है। सैलाब से मुतासिर कैमराइनेस इलाके में आधे से ज्यादा घर पानी में डूबे हुए हैं। गुज़िश्ता 30 दिसंबर से मुल्क में जबरदस्त बारिश हो रही है, जिसकी वजह से कई इलाकों में सैलाब की कैफियत बनी हुई है। फिलीपीन में इस तरह की मौसमी कैफियत हमेशा बनी रहती है। माहिर मौसमियात के मुताबिक यहाँ पर सालाना कम से कम 20 साइक्लोन आते हैं, जिससे कि बड़ी मिकदार में जानी और माली नुकसान हो जाता है। वाज़ेह है कि फिलीपीन इस वक्त एशिया की सबसे तेजी से उभरने वाली मईशत में से एक है। हांगकांग में मुकम्मल जमहूरी निजाम का मुतालबा कर रही आवाम अब सड़कों पर उतर आई है। नए साल के मौके पर हजारों अफराद ने शहर में रैली निकाली और जमहूरियत और बुनियादी हुकूक बहाल करने का मुतालबा किया। मुजाहिरीन शहर पर चीनी तसल्लुत और बालादस्ती को खत्म करने का मुतालबा कर रहे थे। मुजाहिरीन का मानना है कि चीनी हुकूमत शख्सी आज़ादी को खत्म कर रही है। मुजाहरे में नौजवानों के साथ साथ अधेड़ और बुजुर्ग लोग भी शामिल थे। मुजाहिरीन ने हाथों में बैनर उठा रखा था, जिसमें कि समाजी इंसाफ और सियासी इस्तेहसाल से आज़ादी का नारा दर्ज था। कई किलोमीटर का सफर तय करके रैली मकामी इंतजामिया के हेडक्वार्टर पर जाकर के खत्म हुई। वाज़ेह है कि गुज़िश्ता साल भी इसी तरह की एहतजाजी रैली निकाली गई थी। इंसानी हुकूक के हामी अफराद को कैद करना, उन्हें मकामी इलेक्शन से दूर रखना, आज़ादी की हिमायत करने वाली जमात पर पाबंदी और मगरबी ममालिक के सहाफ़ियों को मुल्क बदर करना, ये ऐसी चीज़ें हैं जिसको लेकर के अमेरिका और ब्रिटेन समेत कई मगरबी ममालिक मुसलसल चीन पर सवाल उठा रहे हैं। उनका कहना है कि आइन के तहत हांगकांग को मिली खुद मुख्तारी और आज़ादी को लेकर अवाम में चीन के तय एतमाद कम हो रहा है। उधर चीन ने वाज़ेह कर दिया है कि शहर में जो बालादस्ती को चैलेंज करने वाली चीनी बालादस्ती को चैलेंज करने वाली कुव्वत को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इधर डेनमार्क में एक ट्रेन हादसे में 6 अफराद हलाक हो गए। यह हादसा एक ग्रेट बेल्ट ब्रिज पर पेश आया। ट्रेन ऑपरेटर सर्विस DSB के मुताबिक हादसे का शिकार पैसेंजर ट्रेन राजधानी कोपेनहेगन की जानिब जा रही थी। खबरों के मुताबिक बगल से गुजर रही एक मालगाड़ी से कोई चीज टकराने के सबब यह हादसा पेश आया। खराब मौसम के सबब इमरजेंसी सर्विस को जाए हादसे पर पहुंचने में काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। जिस ट्रैक पर ट्रेन हादसे का शिकार हुई वो डेनमार्क के 2 अहम जजीरे जीलैंड और फ्यूनेन को जोड़ने का काम करता है। हादसे के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने ब्रिज पर आमदोरफ्त बंद करा दी। खासतौर से वर्ल्ड न्यूज। ब्राजील के बाशिंदों को उम्मीद है कि सदर जायर बोल्सोनारो मुल्क में फैली बदउनवानी को रोकने में कामयाब होंगे। ब्राजीलिया में हलफ बर्दारी की तकरीर के बाद उन्होंने अवाम से वादा किया है कि बदउनवानी के खिलाफ सख्त कदम उठाने के साथ ही हुकूमत
तालीम और सोशल सिक्योरिटी के शोबे को बेहतर बनाने की पूरी कोशिश करेगी। वाज़ेह हो कि गुज़िश्ता अक्टूबर में हुए इंतखाबात में बोल्सोनारो ने गैर मुतवक्के तौर पर 55% वोट हासिल करके सोशलिस्टों को शिकस्त दे दी थी। इलेक्शन के दौरान उन्होंने जराइम, बदनवानी का खात्मा, दाखिली सलामती को मजबूत करने और नया रोजगार पैदा करने का मुद्दा जोर शोर से उठाया था। लोगों को उम्मीद है कि नए सदर मुल्क से बदनवानी का खात्मा करने के साथ ही लोगों में तहफ़्फ़ुज़ का एहसास पैदा करेंगे। हलफ बर्दारी की तकरीब के दौरान सख्त सिक्योरिटी के इंतजाम किए गए थे। तो यायर बोल्सोनारो के इक़्तिदार संभालने को लेकर ब्राजील में एक नए सियासी दौर के आगाज के तौर पर भी देखा जा रहा है। आमतौर पर यहां पर लेफ्ट रुझान रखने वाले सियासी जमातों का अवाम पर ज्यादा असर माना जाता रहा है। इसके अलावा लिबरल कैपिटलिज्म को सपोर्ट करने वाला भी एक तबका है, लेकिन दाएं बाजू की सियासत का मुल्क में कोई असर नहीं माना जाता था। बहरहाल बोल्सोनारो ने मकामी सियासत की मरवजा जो बिसात है उसको पलट कर रख दिया है। 1985 के बाद वो राइट विंग की सियासत करने वाले पहले सदर हैं। उनका कहना है कि उनकी कामयाबी ने मुल्क को खासतौर से इश्तराकियत और सोशलिज्म के चंगुल से आज़ाद कर दिया है। फौज के कैप्टन रह चुके यायर खुले मंचों से फौजी तानाशाही की हिमायत करते रहे, लेकिन ओहदे का हलफ लेने के बाद उन्होंने कहा कि वो जमहूरी इक़्तिदार की पूरी पाबंदी करेंगे। मीडिया के एक हल्के में उनकी इक़्तिसादी पॉलिसी को लेकर शक और शुबा जाहिर किया जा रहा है। इजरायली वज़ीर आज़म के दौरे से भी अपोजिशन उन पर निशाना साध रही है। क्यूबा के साबिक सदर राउल कास्त्रो ने खासतौर से इनकलाब क्यूबा की 7वीं सालगिरह के मौके पर अमेरिका के साथ बेहतर ताल्लुकात कायम होने की उम्मीद की है। वाज़ेह हो कि ट्रंप के इक़्तिदार में आने के बाद क्यूबा और अमेरिका के बाहमी ताल्लुकात में फिर से कशीदगी पैदा होने लगी है। इक़्तिसादी और माशी बहरान से गुजर रहे क्यूबा का इल्ज़ाम है कि नई पाबंदियों के चलते मुल्क की मईशत पर खराब असर पड़ रहा है, और तकरीब से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि क्यूबा मसावी बुनियाद पर अमेरिका से बेहतर रिश्तों का ख्वाह है। मुल्क को माशी बहरान से निकालने के लिए क्यूबा की कम्युनिस्ट हुकूमत ने कई इस्लाही इक़दाम उठाए हैं। इनमें सरकारी खर्चों में कटौती, निजी जायदाद रखने की इजाज़त और गैर मुल्की सरमायाकारी के अमल को आसान बनाना शामिल है। बाहमी इख्तलाफात के बावजूद हम अमेरिका के साथ शरीफाना तौर पर रहना चाहते हैं। रिश्तों की बुनियाद अमन, इज्जत नफ्स और बाहमी मफाद पर होनी चाहिए। हमने माजी में देखा है कि जुल्म के खिलाफ हम जिद्दोजहद करते हैं। हम इसे पसंद नहीं करते, इसके खिलाफ खड़े हो जाते हैं। ठीक, हम इसे पसंद नहीं करते, इसके खिलाफ खड़े हो जाते हैं। हमें उम्मीद है कि अमेरिका इसे समझेगा और इन हालात से बचने की कोशिश करेगा। कांगो में अभी तक गुज़िश्ता इतवार को हुए सदारती इंतखाबात के नतीजों का ऐलान नहीं हो सका है। अपोजिशन और बरसर इक़्तिदार जमात दोनों ही अपनी जीत का दावा कर रहे हैं, लेकिन नताइज की ताख़ीर से लोगों में बेचैनी पाई जाती है। सोशल मीडिया से लेकर के इस तरह की खबरें आ रही हैं कि इससे बचने के लिए हुकूमत मुल्क में ख़ासतौर से इंटरनेट और SMS की सर्विसेज पर पाबंदी आयद कर रही है और कर चुकी भी है। हुकूमत का कहना है कि नज़्म व नस्क बनाए रखने और अफवाहों पर लगाम कसने के लिए फैसला किया गया, लेकिन अपोजिशन जमातों का कहना है कि नताइज के ऐलान में ताख़ीर बरसर इक़्तिदार पार्टी को फ़ायदा पहुंचाने के लिए की जा रही मौजूदा फैसले को भी वो इसी तनाजुर में देख रहे हैं। UN ऑब्जर्वर की अपनी रिपोर्ट में भी इंतखाब में खासतौर से रिगिंग की बात कबूल की गई है। इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान मौजूदा सीरीज का आखिरी और फैसला कुन टेस्ट कल से सिडनी में शुरू हो रहा है। 4 मैचों की सीरीज में 2-1 से आगे चल रही टीम इंडिया के लिए ऑस्ट्रेलिया में सीरीज जीतने का सुनहरा मौका होगा। गुज़िश्ता 70 सालों में टीम इंडिया अभी तक ऑस्ट्रेलिया में सीरीज नहीं जीत पाई है। सीरीज में सबकत के बावजूद टीम इंडिया फैसला कुन मौके पर पिछड़ जाती रही है, लेकिन मौजूदा सीरीज के हालात बिल्कुल मुख्तलिफ दिख रहे हैं। बैटिंग और बॉलिंग दोनों ही शोबों में टीम सधी हुई खेल रही है। R अश्विन की वापसी से टीम का अटैक और मजबूत हुआ है। दूसरी जानिब ऑस्ट्रेलियाई बैटिंग लाइन मुस्तकिल जद्दोजहद करती दिख रही है। इधर पर्थ में खेले जा रहे होपमैन कप में स्विट्जरलैंड ने अमेरिका को 2-1 से शिकस्त दे दी है। मैच की खासियत मिक्स फाइनल में टेनिस के 2 ग्रेट रॉजर फेडरर और सेरेना विलियम्स का मुकाबला रहा, और ये पहला मौका था जब दोनों खिलाड़ी एक दूसरे के मुकाबले कोर्ट पर उतरे हैं, और इस मैच का लुत्फ उठाने के लिए स्टेडियम में तकरीबन 14,000 शायकीन मौजूद थे। बेलिंडा बेंसिच के साथ खेल रहे फेडरर ने सेरेना और फ्रांसिस टाइफो की जोड़ी को 4-2, 4-3 से शिकस्त दी। इससे कबल फेडरर ने सिंगल मुकाबले में टाइफो को 6-4, 6-1, तो खवातीन के ग्रुप में सेरेना ने बेंसिच को 4-6, 6-4, 6-3 से हराया।
इस जीत के साथ ही स्विट्जरलैंड ग्रुप में टॉप पर पहुंच गया है। उनका अगला मुकाबला ग्रीस से होगा, जबकि अमेरिका का मुकाबला ब्रिटेन से होगा। इधर ऑस्ट्रेलिया में इस वक्त खेल मुकाबलों की धूम है। सिडनी में क्रिकेट, पर्थ में होपमैन कप और ब्रिस्बेन में ब्रिस्बेन ओपन। तीसरे दफा ब्रिस्बेन ओपन जीतने की कोशिश में लगे इंग्लैंड के एंडी मुरे को दूसरे राउंड में ही शिकस्त का सामना करना पड़ गया। रूस के मेडवेडेव ने उन्हें 7-5, 6-2 से शिकस्त दी। गुज़िश्ता साल सर्जरी के सबब ज्यादातर कोर्ट से दूर रहे मुरे ने ब्रिस्बेन ओपन से कई माह बाद वापसी की है। पहले राउंड में उन्होंने मकामी खिलाड़ी जेसन डकवर्थ को शिकस्त देकर शानदार वापसी की। मिस्र और लिवरपूल के स्ट्राइकर मोहम्मद सलाह सदियों माने और खासतौर से पियरी एमरिक ने एक दफा फिर अफ्रीकी बरआज़म के बेहतरीन फुटबॉलर का मुकाबला इनमें होगा। तीनों खिलाड़ियों को खासतौर से कॉन्फेडरेशन ऑफ अफ्रीकन फुटबॉल CAF के प्लेयर ऑफ द ईयर के एजाज के लिए नामजद किया गया है। तो नाज़रीन, वर्ल्ड न्यूज में अभी इतना ही, लेकिन जी सलाम पर खबरों का ये सफर जारी है। आप रहिए जी सलाम के साथ।